चैप्टर 551 बनिए ना अपने बेटे का सारथी। वंदना बस भागे जा रही थी। भागते भागते बस्ती से निकलकर सड़क के पास आ गई। उसने इधर उधर देखा तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। वंदना के कानों में तो एक ही बात गूंज रही थी कि अंडस को शिवाय डैनी को मार रहा है। वही कमरे में आराध्या की आंख खुल गई। उसने जब अपनी मां को नहीं देखा तो वो भी रोते रोते अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी मां को ढूंढते ढूंढते रोड तक आ गई। उसने देखा तो वंदना सड़क पर भागे जा रही थी और तभी एक ट्रक आया और उसने वंदना को टक्कर मार दी। ये देखकर आराध्या एकदम शांत हो गई। 3 साल की थी आराध्या, ठीक से सब कुछ जानती भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मां सड़क पर पड़ी हुई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और आज तक वो ट्रक को देखते हैं तो पैनिक हो जाती है। जब वो अभिमान से मिली थी तब भी वो ट्रक देखकर पैनिक हो गई थी। आराध्या अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी मां के पास जाने लगी और तभी पीछे से अनिरुद्ध ने आराध्या को पकड़ लिया। अनिरुद्ध थोड़ा समझदार था। उसने आराध्या को जल्दी से गोद में उठाया और भागता हुआ अपनी मां के पास गया। उसने अपनी मां को हाथ हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वंदना की आंखें बंद हो गई थी। थोड़ी देर में वहां एम्बुलेंस आए और वंदना को लेकर जाने लगी तो अनिरुद्ध बोला, अंडस को, वो मेरी माँ है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, अंडस को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, देख नहीं रहा तेरी माँ का कितना खून बह गया। अनिरुद्ध बोला, अंडस को, मैं भी चलूंगा। उस आदमी ने कहा, अंडस को, तू अपनी बहन को लेकर घर जा, तेरी माँ ठीक होगी तो घर आ जाएगी। अनिरुद्ध जिद करने लगा कि वो अपनी मां के साथ जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस वाले आदमी ने अनिरुद्ध को एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिया और वंदना को लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध आराध्या को गोद में लिए उस एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक वो थक नहीं गया और उसके बाद अपनी बहन को सीने से लगाए रोने लगा। आखिर वो भी तो छोटा सा ही था, लेकिन था बहुत समझदार। जैसे तैसे अपने आंसू पोंछकर वो अपनी बहन को वापस से इस बस्ती में ले आया। कुछ दिनों बाद वो आदमी वापस आया और उसने अनिरुद्ध को कहा, अंडस को, तेरी माँ पागल हो गई और उसे पागल खाने एडमिट कर दिया। ये सुनकर अनिरुद्ध रोने लगा, लेकिन उस आदमी को खास फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से चला गया। अब अनिरुद्ध खुद को भी संभालता और अपनी छोटी सी बहन को भी और एक चाय की स्टॉल पर काम करने लगा और वही शिवाय से उसकी मुलाकात हुई। जब शिवाय अनिरुद्ध से मिला था तब नहीं जानता था कि अनिरुद्ध डैनी का बेटा है, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत छोटा था जब शिवाय और अनिरुद्ध की मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर शिवाय ने अनिरुद्ध और आराध्या के बारे में पता किया तो उसे मालूम हो गया कि ये डैनी और वंदना के बच्चे हैं और तब से शिवाय उन बच्चों का ख्याल रखने लगा। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करके शिवाय की आंखों में भी पानी था। ऐसा नहीं था कि दुख बस डैनी और डैनी के परिवार को हुआ था, शिवाय को भी बहुत हुआ था। वो सच में गिल्ट से मर रहा था। हर दिन उसे ये बात मार देती थी कि उसकी वजह से डैनी के बच्चे अनाथ हो गए। उसके वजह से डैनी रणविजय सिंह की कैद में रहा। उसकी वजह से वंदना पागल हो गई। पर शिवाय संभालता संभालता थक गया था। अभी तो उसका एक गिल्ट खत्म भी नहीं हुआ था कि शिवांगी का गिल्ट उसके कंधों पर आ गया। अगर अनिरुद्ध शिवांगी से मिलने नहीं आया तो शायद ही शिवांगी जिंदा रहेगी। और यही सब सोच सोचकर शिवाय का सिर दर्द से फट रहा था और इतने में स्टडी रूम में किसी ने दस्तक दी। शिवाय ने नजर उठाकर देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर शिवाय ने किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी दोनों बाहें फैला दी और आर्या जल्दी से शिवाय के पास आकर उसे गले लगाकर खड़ी हो गई। शिवाय के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोने लगा। रोना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत परेशान हो गया था और परेशान भी अपनी औलाद से हुआ था। शिवाय जितना संभालता अभिमान उतना खराब कर देता। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, लेकिन अभिमान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिवाय ने अभिमान को घर से तो निकाल दिया, लेकिन गिल्ट तो वही का वही था। वो कैसे अनिरुद्ध को समझाता, वो कैसे डैनी को समझाता, कैसे शिवांगी को ठीक करता। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय अपनी सांसें ले नहीं रहा, बल्कि जैसे तैसे सांस खींच रहा है। आर्या भी रो रही थी। उसने शिवाय के बालों को संवारते हुए कहा, अंडस को, मिस्टर ऑलराउंडर थक गए। शिवाय ने अपने आंसू पोंछे और आर्या को देखकर कहा, अंडस को, हाँ मैं थक गया, अब मुझसे नहीं संभलता, अब नहीं होता मुझसे। मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ।
जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और कोई ना हो। मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए ये बिजनेस, नहीं संभालना इस बिजनेस को। सब कुछ दिव्यांश के हाथों सौंपकर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे मन को शांति मिले, जहाँ मैं इस गिल्ट से दूर हो जाऊं। आर्या ने छूकर शिवाय के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते मिस्टर ऑलराउंडर। मैंने आपका नाम ऐसे ही मिस्टर ऑलराउंडर नहीं रख दिया था। आप सच में ऑलराउंडर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको टूटा हुआ नहीं देख सकती, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप नहीं रो सकते, आप शेर हैं और शेर भी नहीं है, बब्बर शेर है, जिन्होंने सरफराज जैसे इंसान को मार दिया, जिसने नैना जैसी बुरी औरत को उसी की भाषा में समझा दिया। वो हार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हार सकता। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। इतना कहकर आर्या ने भी रोते रोते शिवाय को फिर से अपनी बाहों में समेट लिया और शिवाय ने अपनी पकड़ कस दी। शिवाय रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी दुश्मनी के वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। उसके बाद भी शिवाय ने कितना कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ संभल नहीं रहा था। और आज जब थोड़ा बहुत संभला तो अभिमान ने उसे फिर से बर्बाद कर दिया। कुछ देर तक शिवाय और आर्या के बीच में कोई बातें नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद शिवाय सोफे पर लेटा हुआ था और उसने आर्या की गोद में सिर रखा हुआ था और आर्या भी चुप हो गई थी और अपने हाथों से शिवाय के बालों को सहला रही थी। आखिरकार आर्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अंडस्को, क्या सोच रहे हो मिस्टर ऑलराउंडर? आपको अभी और फाइट करनी है, एक और फाइट और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आखिरी लड़ाई, अगर ये लड़ाई जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लड़ेंगे ना एक बार? मेरे लिए, अपने बेटे के लिए, रघुवंशी परिवार के लिए, शिवांगी के लिए, और अगर किसी के लिए भी नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम अनिरुद्ध के लिए तो लड़ लीजिए। उसे हमने अपना बच्चा माना है। और क्या आप चाहते हो कि हमारा एक बच्चा परेशान रहे और एक बच्चा गिल्ट में मर जाए? मैं जानती हूँ अभिमान ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा ही काम है कि हम उसे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा सकते। शिवाय कुछ नहीं बोला, आंखें बंद किए बस आर्या की गोद में मुंह छुपाकर लेटा रहा। बेशक शिवाय जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करके आया था, लेकिन आदमी कितना भी बड़ा और मैच्योर हो जाए, उसे कभी ना कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और आज उसका सपोर्ट उसका भाई नहीं, उसकी पत्नी बनी थी। आर्या ने एक बार फिर शिवाय के बालों में हाथ फिरते हुए कहा, अंडस्को, बताए ना मिस्टर ऑलराउंडर, लड़ेंगे ना? शिवाय ने इस बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अंडस्को, इस बार अभिमान खुद लड़ेगा। उसे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। सही गलत में फर्क वो खुद करेगा। मैं बस उसका सारथी बनूंगा, उसे राह दिखाऊंगा, लेकिन उसे उस राह पर खुद चलना पड़ेगा। उसे रास्ते को खुद पार करना पड़ेगा। अगर हर वक्त में उसका साथ देता रहा तो वो कभी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी सोचा नहीं था छुई मुई ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा। बल्कि मुझे तो लगता था अभिमान में चाहे कितना भी अभिमान हो, लेकिन वो मेरा खून है, सही और गलत में फर्क कर सकता है। एक बार फिर आर्या की आंखों में पानी आ गया। वो तो बाप और बेटे के बीच में पिस गई थी। उसने अपने आंसू पूछे और बोली, अंडस्को, तो फिर बनिए ना अपने बेटे का सारथी, दिखाइए ना उसे रास्ता। शिवाय बोला, अंडस्को, दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसे मेंटली स्ट्रांग होने दो। बाहर खड़ा है ना, वो खड़ा रहने दो। अंदर तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। उसे अब कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। उसे समझ आना चाहिए कि अब तक उसके मम्मी पापा उसे बहुत संभाल कर रख रहे थे, अब जाकर उसे सही दुनिया से मिलने का मौका मिलेगा। तुम फिक्र मत करो आर्या, मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को हारने नहीं दूंगा, ना ही अनिरुद्ध को और ना ही अभिमान को। तुम्हारा मिस्टर ऑलराउंडर फिर से लड़ेगा। सही कहा तुमने शिवाय, रघुवंशी हार नहीं सकता, मैं हारने के लिए नहीं बना। इतना कहकर शिवाय उठ गया। उसने अपने आंसू साफ किए और इतने में दिव्यांश भी स्टडी रूम में आ गया। दिव्यांश को देखकर आर्या खड़ी हो गई। वैसे भी आर्या कभी भी दोनों भाइयों के बीच में नहीं आती थी। वो जैसे ही बाहर जाने लगी, दिव्यांश बोला, अंडस्को, आर्या तुम यहाँ बैठ सकती हो, मैं तुम्हारे सामने भी बात कर लूंगा। आर्या ने पलटकर दिव्यांश को देखा और बोली, अंडस्को, मैं अपने पति को रोता हुआ देख चुकी हूँ, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी। ये सुनकर दिव्यांश की आंखें सच में भर आई। आर्या आगे बोली,
वैसे भी मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना चाहती और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों भाइयों एक दूसरे को अच्छे से संभाल लेते हो। इतना कहकर आर्या अपने आंसू साफ करती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाई को कसकर गले लगा लिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध डैनी को संभालता हुआ घर ले आया। जैसे ही वो घर आया वैसे ही उसकी नजर आराध्या पर गई, जो लिविंग एरिया में बैठी हुई डैनी और अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी और उसी के पास वंदना भी बैठी थी। वंदना ने डैनी को देखा तो जल्दी से उठकर डैनी के पास गई। अनिरुद्ध बोला, माँ पापा को लेकर अंदर जाओ। वंदना डैनी को संभालती हुई अंदर ले आई। अपने माँ बाप के जाने के बाद आराध्या ने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखा और बोली, क्या हुआ वहाँ? अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर आ गया हूँ। फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं और तुम मिलकर पालेंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से जाने लगा, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है और सब कुछ ठीक तो है ना? अनिरुद्ध ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी तो आग अब रघुवंशी मैंशन में भी लगेगी। अगर मेरी फैमिली बर्बाद होगी तो अब रघुवंशी फैमिली को भी मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। उनकी वजह से हम अनाथों की तरह रहे। हमारे सिर पर माँ बाप का साया नहीं था। बचपन से लेकर अब तक अभिमान के ताने सुनते आए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब रघुवंशी मैंशन में रहने वाले एक एक इंसान को जवाब देना होगा। ये सुनकर आराध्या की आंखें और ज्यादा भीग गई। वो अच्छे से जानती थी कि उसके भाई को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। आराध्या बोली, प्लीज मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ? अनिरुद्ध ने आराध्या की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर आया हूँ। अभिमान को उसी की भाषा में समझा कर आया हूँ। इससे आगे अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही फ्लैट की में डोर बेल बजी। आराध्या ने अपने आंसू पूछे और अनिरुद्ध को देखकर बोली, इस वक्त कौन आ सकता है? अनिरुद्ध ने आराध्या से अपने हाथ को छुड़ाया और फ्लैट का मेन गेट खोलकर देखा तो सामने अवनीत खड़ा था। अवनीत को देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा दुगना हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि अवनीत यहाँ क्यों आया होगा। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, जीजू जैसे आए हो वैसे चले जाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं आपकी भी इंसल्ट कर दूंगा। इतना कहकर उसने अवनीत के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वैसे ही अवनीत ने एक गहरी सांस ली। वैसे तो वो माइंड सेट करके आया था, अच्छे से जानता था कि उसे अनिरुद्ध का गुस्सा फेस करना होगा। उसने एक बार फिर बेल बजाई, लेकिन इस बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चैप्टर 552 अनिरुद्ध तितली के पास। अवनीत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अनिरुद्ध मेरी बात सुन, वो लड़की मर जाएगी, तेरे बिना नहीं रह सकती। तू अच्छे से जानता है दुश्मनी अपनी जगह है और किसी की मदद करना अपनी जगह। प्लीज अनिरुद्ध एक बार मेरी बात तो सुन ले। तेरे बिना वो दुनिया में किसी को नहीं अपना पाएगी। तुम ही हो उसके सारे रिश्ते ढूंढ है। प्लीज अनिरुद्ध देख, तू मेरे पास खुद आया था ना उस लड़की को लेकर। उस लड़की की हालत बहुत खराब है। अनिरुद्ध तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अनिरुद्ध एक बार मेरी बात सुन ले। देख तेरी रिक्वेस्ट पर मैंने शिवांश को पर्सनली हैंडल किया है। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकते? हम तुम्हारे बीच में जो बातें हुई हैं उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें रघुवंशी फैमिली का जो करना है करो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो अनिरुद्ध, वरना जिद्दी में भी अपनी बहन जैसा हूँ यही खड़ा रहूंगा। वहीं अनिरुद्ध कमरे में खड़ा हुआ अवनीत की बातें सुन रहा था। आराध्या भी अनिरुद्ध को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। इस वक्त उसे भी शिवांश की टेंशन हो गई थी। उसने अनिरुद्ध की बांह पकड़ी और नम आंखों से बोली, जो मेरे साथ हुआ है शिवांगी के साथ मत करो, उसे जरूरत है तुम्हारी। अनिरुद्ध ने आराध्या को जवाब नहीं दिया और पलटकर दरवाजा खोला। सामने अवनीत खड़ा था। उसने कहा, क्यों सोचेगा मैं शिवांगी के बारे में, जब उस घर के रहने वाले लोगों ने मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा। आप जानते भी हो अभिमान ने क्या कुछ नहीं कहा मेरी बहन को, अपने ही बच्चे को गाली दी। और अगर मेरी बहन के साथ जिंदगी बितानी नहीं थी तो शादी ही मत करता।
इतना अभिमान उस पर किया है, पहले भी उसके बच्चों ने मेरी बहन से शादी की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर उसके बच्चे को गाली दे दी। जब उसने मेरी बहन के बारे में एक बार नहीं सोचा तो मैं उसकी बहन के बारे में क्यों सोचूं? अगर वो इतना कठोर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। अवनीत ने अगले ही पल हाथ जोड़कर कहा, अनिरुद्ध, मैंने कहा ना तुम्हें अभिमान से जैसे बदला लेना है ले लो, लेकिन इस सब में शिवांगी की कोई गलती नहीं, उसे कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जानते हो पिछले 2 घंटे से वो बेहोशी की हालत में है, अभी तक होश नहीं आया, और जब तक तुम उसे जाकर सहारा नहीं दोगे वो लड़की होश में नहीं आएगी, हो सकता है कोमा में चली जाए। क्या फायदा हुआ तुम्हारे इतना डेडिकेशन का, क्या तुम्हारा इतना केयर करने का, कि जब वो लड़की जिंदा ही नहीं बचेगी, कम से कम किसी लड़की के मरने का कारण तो मत बनाना, वो भी उस लड़की का जो आंख बंद करते तुम पर यकीन करती है, उस लड़की का जिसने तुम्हें इस दुनिया में रहना सिखाया, वो लड़की जो तुम्हारी एक नज़र देखने के लिए पूरा दिन आंखों का दरवाजा पर टिकाए बैठ सकती है। देखो अनिरुद्ध, इतने कठोर मत बनो, एक बार मेरे कहने से बस एक बार शिवांगी से मिल लो, उस लड़की का होश आ जाएगा। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही आराध्या ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, भाई प्लीज चलो जाओ, उस लड़की के बारे में भी तो सोचो, जो भी हो वो मेरे जैसी ही। अनिरुद्ध गुस्से में आराध्या को देख रहा था और बोला, तुम उसकी बहन के बारे में इतना सोच रही हो जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। आराध्या बोली, वो मेरे और अभिमान के बीच की लड़ाई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें कोई मासूम बच्ची बीच जाए। हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतने में अवनीत फिर बोला, प्लीज अनिरुद्ध, एक बार मेरे कहने से चल, एक बार मेरी बात मान ले, कभी तो तूने मुझे अपना बड़ा जीजू समझा होगा, इस रिश्ते का मान रख ले, एक बार मेरी बात मान ले। देख, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं भी तो पीहू के साथ रहता हूँ, जबकि उसने कभी भी मुझे अपना पति नहीं माना। तुझे अपना और पीहू का रिश्ता एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन पीहू की हालत देखकर मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा, चाहता तो छोड़कर चला जाता, इंसानियत के नाते ही सही, पर मैं उसके साथ रहा। तुझसे भी यही उम्मीद करता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें शिवांगी की गलती नहीं है, प्लीज। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अवनीत की तरफ देखकर बोला, ठीक है जीजू, रखने की कोशिश करूंगा। फिर उसने आराध्या की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पूजा, जाकर आराम कर ले और किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी बात में उन लोगों से कम नहीं हैं, बस फर्क इतना है कि उनके पास पैसा है और हमारे पास नहीं है, और इस फर्क को भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और वहां से चली गई। उधर अनिरुद्ध अवनीत के साथ बाहर आ गया। कुछ देर बाद अवनीत ड्राइव कर रहा था और अनिरुद्ध बैठा हुआ था। उसका मन बिल्कुल भी मेंशन जाने का नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वह सारे रिश्ते खत्म करके आया था और फिर से वापस जा रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने स्वाभिमान को जैसे तैसे समझाकर वापस जा रहा था, पर कहीं न कहीं उसे भी शिवांगी की चिंता हो रही थी। उसकी आंखों के सामने शिवांगी का चेहरा आ रहा था और शायद यही एक सकारात्मक भावना थी जिसके सहारे वह वापस रघुवंशी मैंशन जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। उसके और अभिमन के बीच जो बहस हुई थी वह सारी बातें एक एक करके याद आने लगी और एक बार फिर उसके दिल में दर्द होने लगा। वह जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वह आंखें बंद करती तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, आराध्या प्लीज आज मत रोको, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने घमंड के चलते तुम्हारे करीब नहीं आता। लेकिन सच कहता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो और शायद इसलिए कहीं न कहीं तुमसे जलन होती है। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जितनी अच्छी लड़की भी दुनिया में है। सच में आराध्या, तुम मेरी गिलहरी हो, मत रोको आराध्या। ये वह बात थी जो अभिमन ने उस दिन नशे में आराध्या से कही थी, और आराध्या अभिमन की बातों में आकर उसका साथ देने लगी थी। ये सब याद करके आराध्या की आंखें और ज्यादा गीली हो गईं।
दूसरी तरफ अवनीत ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और उतर गया। अनिरुद्ध ने मेंशन को देखा और अंदर ही अंदर कहा, तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। मैंने भी तुम लोगों को बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध नहीं। तभी उसके कानों में अवनीत की आवाज आई, उतर जाओ अनिरुद्ध। मेरी इतनी बात मानी है तो थोड़ी सी और मान लो। उसे बचाओ, वो सिर्फ रघुवंशी की बेटी नहीं है, मेरी भांजी भी है। मेरी भांजी को बचा लो। अनिरुद्ध गाड़ी से उतर गया। अवनीत और अनिरुद्ध दोनों ही मेंशन के बड़े से गेट के पास आए तो वहां अभिमन खड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने अभिमन को देखा और तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मेरे बिना तेरी बहन मर जाएगी। देख, मर रही है, लेकिन मेरी बहन तेरे बिना नहीं मरेगी और मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। इतनी कमजोर बहन नहीं है मेरी कि तू उसे दो बातें कहे और वो अपना अस्तित्व खो दे। मैं अपनी बहन का अस्तित्व खोने नहीं दूंगा, उसे संभाल कर रखूंगा। और रही बात तेरी बहन की, तो आज पहली और आखिरी बार तेरी बहन को बचाने आया हूँ। इसके बाद वो मरेगी या जिएगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनिरुद्ध के शब्द सुनकर अभिमन चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन ये बातें उसे तीर की तरह लग रही थीं। अवनीत ने अनिरुद्ध का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन अभिमन वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे भी संभालने वाला कोई नहीं था। अवनीत अनिरुद्ध को लेकर मेंशन के अंदर आया, जहां सभी इंतजार कर रहे थे। सबने अनिरुद्ध को देखा और हाथ जोड़ लिया, क्योंकि इस वक्त सभी को अनिरुद्ध की जरूरत थी। ये देखकर अनिरुद्ध को अपनी पहली जीत महसूस हुई। फिर उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, बड़े पापा, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिएगा। मैं पहली और आखिरी बार आया हूँ। इसके बाद अपनी बेटी को खुद संभाल लेना, जैसे मैं अपनी बहन को संभाल लूंगा। इतना कहकर वह शिवांगी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वह शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसमें जान नहीं बची थी। शिवांगी के पास दृष्टि और रूही बैठी थीं। अवनीत ने दोनों को वहां से जाने का इशारा किया और दोनों ही आंखों में पानी लेकर वहां से चली गईं। अवनीत ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना? अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया और अवनीत भी वहां से चला गया। उसके जाते ही अनिरुद्ध शिवांगी के बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपना एक हाथ उठाकर शिवांगी के माथे पर लगाया और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को साइड कर दिया। फिर बहुत धीरे से और प्यार से बोला, अरे तितली, सोती रहोगी, चलो उठ जाओ, क्यों सबको परेशान कर रखा है? मैं नहीं आऊंगा तो खुद को संभाल नहीं पाओगी क्या? देखो, तुम्हें संभालना तो पड़ेगा। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर नहीं चल सकता। तुम भी ठीक हो जाओ। रघुवंशी परिवार के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, बल्कि ढूंढेंगे नहीं, खरीद लेंगे। शिवांगी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे सच में गहरा सदमा लगा था। अनिरुद्ध ने उसके हाथ में लगी ड्रिप हटा दी और उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया। फिर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, शिवांगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सुन रही हो ना शिवांगी? अब मेरा और तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। इसके आगे का सफर मैं तुम्हारे साथ तय नहीं कर सकता। सोचा था तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, लेकिन तुम्हारे परिवार को ये मंजूर नहीं। तुम्हारे परिवार को लगता है कि दुनिया में एक उनका ही परिवार है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ कुछ भी कर दिया जाए। शिवांगी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें सामान्य हो गई थीं, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे गले लगाया था। अनिरुद्ध आगे बोला, तितली, चलो उठो, बहुत हुआ, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, चलो उठ जाओ। अनिरुद्ध लगातार शिवांगी के बालों को सहलाता रहा। कहीं न कहीं अनिरुद्ध को भी शिवांगी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। और आखिरकार शिवांगी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और जैसे ही उसने अनिरुद्ध की खुशबू महसूस की, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई।
उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अनिरुद्ध की कमर पर लपेट दिए। शिवांगी ने अनिरुद्ध की कमर पर हाथ लपेटते ही अनिरुद्ध की पकड़ और कस गई। फिर उसने शिवांगी के चेहरे को खुद से दूर किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तितली, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अनुरोध जीत जाए। शिवांगी ने हमें सिर हिला दिया। अनिरुद्ध बोला, तो फिर मुझे भूल जाओ। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसने ना में सिर हिलाया और बहुत धीरे से बोली, अनिरुद्ध चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और उसकी नाक पर हल्का सा किस करके बोला, नहीं, रो मत। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है, तितली। मैंने तुम्हें पंख दे दिए हैं, अब जितना उड़ना है उड़ जाओ। तुम्हें सही मायनों में आज़ादी मिल गई है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन तुम यहाँ हो ना, यहाँ ये लोग तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। बस मैं नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूँ, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मेरे रास्ते में मत आओ, तितली। जो पंख मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें तोड़ दूंगा, मत आओ मेरे रास्ते में। मैं पागल हो रहा हूँ, खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और रोते रोते बोली, तितली, अनिरुद्ध को संभाल लेगी, प्लीज मत जाओ। चैप्टर 553 अभिमान रघुवंशी, यू आर अंडर अरेस्ट। शिवांगी ने रोते रोते अनिरुद्ध पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तितली अनिरुद्ध को संभाल लेगी, बिल्कुल ऐसे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ और ज्यादा कस दी। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत कड़वी थी, जैसे वो अपने और शिवांगी के रिश्ते पर हंस रहा हो। उसने भी तो शिवांगी के साथ सपने देखे थे, उसे शिवांगी से अच्छी और इनोसेंट लड़की कहाँ मिलती। अनिरुद्ध का प्यार तो बहुत पवित्र था। उसने जब शिवांगी से प्यार किया तब नहीं जानता था कि वो रघुवंशी खानदान की बेटी है, और अब जब जान गया तो उससे प्यार नहीं कर पा रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी पकड़ तितली पर कस दी और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए खुद से मन ही मन बोला, काश तुम रघुवंशी खानदान की बेटी ना होती, काश तुम अभिमान की बहन ना होती, पर अफसोस मेरे दुश्मनी के रास्ते में तुम आ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया, उसकी आंसू पोंछते हुए बोला, तुम तितली हो ना। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी, तो रोना बंद करो, अनिरुद्ध बोला। शिवांगी हिचकियां लेने लगी। वो चुप होने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसे हिचकियां आ रही थी। अनिरुद्ध ने अपना माथा शिवांगी के माथे से लगाकर बहुत प्यार से कहा, तितली मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। मैं एक लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़ाई के बीच में आओ। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा अनिरुद्ध जीत जाए। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बड़े पापा बड़ी माताओं ताई जी सब है यहाँ। शिवांगी अनिरुद्ध से दूर हुई और ना में गर्दन हिलाकर भरे गले से बोली, तितली यहाँ नहीं रहेगी, अनिरुद्ध के साथ जाएगी, प्लीज तितली को अपने साथ ले चलो। अनिरुद्ध ने तितली के दोनों गालों को हाथों में भरा और बोला, तितली जिद मत करो, प्लीज जिद मत करो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहकर लड़ नहीं पाऊंगा, प्लीज तितली। कहते हुए अनिरुद्ध भी उम्मीद भरी नजरों से शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का सिर अपने सीने पर रख लिया और अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, प्लीज तितली जाने दो, अब तुम यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम अब स्ट्रांग हो गई हो। तितली धीरे से भरे गले से बोली, तुमने कहा था मुझे ब्रूम ब्रूम सिखाओगे, तुमने तो ब्रूम ब्रूम में आग लगा दी। अनिरुद्ध ने तितली के बालों को चूम कर कहा, अगर उस बाइक में आग नहीं लगाता तो वो बाइक मेरी आंखों में खटकती रहती। खैर वो सब छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हें अब स्ट्रांग तितली बनकर रहना है। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया और उठ गया। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, प्लीज अनिरुद्ध तितली को छोड़कर मत जाओ, तितली मर जाएगी। अनिरुद्ध ने झटके से तितली के मुंह पर हाथ रख लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं कहते, तुम क्यों मरने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने
साथ नहीं लेकर जा सकता और अब तुम कोई स्ट्रेस नहीं लोगी समझी। तितली बोली, जाना जरूरी है। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, जाना जरूरी है। तभी तो जा रहा हूँ, वरना तुम्हें एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं करता। तितली बोली, तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे ले जाओगे। अब अनिरुद्ध जम गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो तितली के बातों का क्या जवाब दे। इतने में तितली ने फिर कहा, करो ना प्रॉमिस, जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे लेने आओगे। कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं ये लड़ाई जीत गया तो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम खुद को स्ट्रांग बना लो, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तितली की आंखों से एक बार फिर पानी बह गया। अनिरुद्ध ने तितली का सिर अपने पेट पर लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, समझ लो एक लड़ाई में लड़ रहा हूँ और एक लड़ाई तुम्हें लड़नी है। जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम चलोगी ना मेरे साथ? मना तो नहीं करोगी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मना नहीं करूंगी, चलूंगी, लेकिन जल्दी से जीतकर वापस आना, मैं इंतजार करूंगी। अनिरुद्ध ने तितली को खुद से दूर किया और पंजों के बल बैठकर बोला, लेकिन अब मेडिसिन टाइम पर लेना, हेल्दी फूड खाना। तितली बोली, सब कुछ करूंगी, पर जब मेरा मिलने का मन होगा तो क्या करूं? अनिरुद्ध बोला, तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बेड पर लेटा दिया और उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, अब आंखें बंद करो और सो जाओ और मेरी जीत की भगवान से प्रार्थना करो। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली, बहुत थक गई थी शिवांगी, मेंटली भी और फिजिकली भी, पर उसे इतना समझ आ गया था कि अनिरुद्ध उसे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन इस तसल्ली से कि अनिरुद्ध जब जीत जाएगा और तब उसे लेने आएगा, वो इस उम्मीद में भी अपनी खुशी ढूंढ रही थी। हालांकि अनिरुद्ध को खुद नहीं पता था कि वो ये सब करेगा कैसे, लड़ेगा कैसे, जीतेगा कैसे, अभिमान को हराएगा कैसे। फिर भी उसने सोच लिया था कि अगर वो जीत गया तो बारात लेकर रघुवंशी मैंशन जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। शिवाय का भी मन था कि वो भी 2 आंसू टपकाकर अपना मन हल्का कर ले, लेकिन वो तो शेर था, रो कैसे सकता था। वैसे भी वो आर्या के सामने भी रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज टूट गया तो उसके आंसू भी आंखों से बह गए। शिवांगी सो गई थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने जैसे तैसे शिवांगी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, झुककर उसके बालों को किस किया, ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। अनिरुद्ध शिवांगी को समझा चुका था। फिर वो उठकर बाहर की तरफ आने लगा तो उसकी टक्कर शिवाय से होते होते बची। शिवाय कुछ बोल नहीं रहा था और अनिरुद्ध शिवाय से बोलना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध शिवाय को क्रॉस करता हुआ जाने लगा तो शिवाय बिना पलटे बोला, तुमने जो शिवांगी से वादा किया है उसे निभाओगे? अनिरुद्ध बोला, वादा तोड़ना तो मैंने खुद रघुवंशी फैमिली से सीखा है और रघुवंशी फैमिली चाहती है कि मैं वादा निभाऊं। ये सुनकर शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे याद था जब अभिमान आराध्या की शादी हुई थी तब शिवाय ने भी अनिरुद्ध से कुछ वादे किए थे, पर उसे नहीं पता था कि अभिमान उसे इतना कुछ सुनवा देगा, वो भी एक ऐसे लड़के से जो शिवाय को इतनी इज्जत देता था। शिवाय ने पलट कर कहा, रघुवंशी फैमिली तो बेकार है, वादे से मुकर जाती है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम भी वादे से मुकर जाओगे। अनिरुद्ध ने भी पलटकर शिवाय को देखा और बोला, हाँ मैं भी पलट जाऊंगा, क्योंकि अच्छे के साथ ही तो अच्छा किया जाता है, बुरों के साथ अच्छा करना मेरी फितरत में नहीं है। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया और शिवाय उसे चाहकर भी रोक नहीं पाया। अनिरुद्ध जब बाहर आया तो पूरी रघुवंशी फैमिली सोफे से उठकर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने सबको इग्नोर किया और वहां से चला गया। अवनीत ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर इशारा किया और फिर वो भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चला गया। अनिरुद्ध में गेट के बाहर आ चुका था, जहां अभिमान अभी खड़ा हुआ था। सुबह के 6 बजे गए थे, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, समझा आया तुम्हारी बहन को, समझ गई है वो संभाल लेगी खुद को, लेकिन अब अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बर्बाद किए बिना तो मुझे चैन पड़ेगा नहीं।
और तभी पीछे से अवनीत आया। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बोला, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, जीजू मैं चला जाऊंगा, बच्चा नहीं हूँ, बचपन से इसी मेंशन से गया हूँ। ये जो खड़ा है ना अभिमान, इसने बहुत सुनाया है, मुझे बहुत ताने मारे हैं, इसे बहुत इनसिक्योरिटी होती है, ना कि मैं इसके पापा को चुरा लूंगा। इसकी सारी इनसिक्योरिटी मैंने कल रात ही खत्म कर दी। अब मैं इसके पापा से प्यार की उम्मीद नहीं करूंगा, बल्कि अब बिजनेस में बीट करूंगा। आप देखना बहुत जल्द रघुवंशी फैमिली बर्बाद होने वाली है। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया और अवनीत चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। अवनीत ने फिर अभिमान को देखा। अभिमान पूरी रात नहीं सोया था, वो भी न जाने कितनी बार अपने आंसुओं को बहने से रोक चुका था। उसे एक सपोर्ट चाहिए था, जो उसे मिला नहीं। अवनीत ने अभिमान को देखा तो अभिमान एक कदम अवनीत की ओर बढ़ा और तभी एक कड़कती हुई आवाज दोनों के कान में गूंजी, खबरदार अभिमान, अगर तूने अवनीत से मदद लेने की कोशिश की और यहाँ मत खड़ा रह, जितनी जल्दी हो सके चला जा यहाँ से, वरना अनिरुद्ध तो मुझे बाद में बर्बाद करेगा। इस घर को मैं पहले आग लगा दूंगा। वो कोई और नहीं शिवाय था, जो अभिमान को डांट रहा था। अवनीत ने शिवाय को देखकर कहा, जो हो गया सो हो गया शिवांगी, अब ठीक है, कम से कम अभिमान को उसका पक्ष तो रखने दो। शिवाय बोला, इसे जो करना है कर ले, लेकिन मेंशन में नहीं आएगा, समझा? दो इसे अवनीत, और अगर तुम्हें अभिमान पर इतना तरस आ रहा है तो अब की बार तुम भी मत आना। इतना कहकर शिवाय तो वहां से चला गया और अवनीत तो आंखें फाड़े शिवाय को जाता हुआ देख रहा था। अवनीत को भी गुस्सा आ गया, आखिर वो भी तो कल से सब कुछ ठीक करने पर ही लगा हुआ था। उसने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी की तरह खींचता हुआ बोला, तू चल, मेरे घर चलकर बात करते हैं। अभिमान ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं जीजू आप जाए, मैं इतना कमजोर नहीं कि खुद को संभाल ना सकूं। अवनीत ने अभिमान के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, आंखों को देख अपनी, तुझे क्या लगा ये आंखें तेरी बात मानती है? नहीं मानती। कब से कह रही है कि दो आंसू टपकने दे, लेकिन तूने इन आंसू को बाहर आने की परमिशन नहीं दी। अभिमान अवनीत से थोड़ा दूर जाता हुआ बोला, अंडरस्कोर, नहीं जीजू, इन आंखों को मेरी बात माननी होगी। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। वो पैदल जा रहा था और अवनीत चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। इतनी कोशिश के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अभिमान मुश्किल से 2 किलोमीटर चला होगा कि पुलिस की जीप जाकर उसके सामने रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर बाहर निकला। अभिमान हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रहा था और इतने में इंस्पेक्टर बोला, अभिमान रघुवंशी, यू आर अंडर अरेस्ट। अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लगा अनिरुद्ध ने ये सब किया है। अभिमान बोला, लेकिन मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, इतने इनोसेंट मत बनिए मिस्टर रघुवंशी, तुमने सुभाष का मर्डर किया है। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, आप होश में तो है इंस्पेक्टर, क्या बकवास किए जा रहे हैं? मैं कल शाम को ही उससे मिलकर आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, और उसका मर्डर भी कल शाम को ही हुआ है, वो भी आपकी गाड़ी से। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। कल शाम को ही तो उसे सुभाष ने सारे प्रूफ दिए थे और आज उसे सुभाष के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा था। अभिमान बोला, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई, मेरी बात सुनिए, मैंने सुभाष को नहीं मारा। इंस्पेक्टर बोला, क्या वो तुम्हारा खास आदमी नहीं था? अभिमान ने कहा, हाँ वो मेरा खास आदमी था, लेकिन मैं उसे क्यों मारने लगा? इंस्पेक्टर बोला, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया था और तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बीवी की काली करतूत सबके सामने आए कि तुम्हारी बीवी कितनी कैरेक्टरलेस है। ये सुनकर अभिमान की बोएं तन गई। वो अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, इंस्पेक्टर तमीज से बात करो। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच ही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा हम लोग मुंह उठाकर यहाँ आ गए? पूरी तहकीकात करके आए हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने पलटकर एक कांस्टेबल को देखा और बोला, गाड़ी में डालो इसे, बाकी बातें लॉकअप में होगी। उस कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर वो रघुवंशी फैमिली से है। इंस्पेक्टर बोला, वो किसी भी फैमिली से हो, लेकिन कातिल है, चुपचाप इसे जीप में डालो। कांस्टेबल ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगा, लेकिन अभिमान तो बहुत गुस्से में इंस्पेक्टर को देख रहा था।
अभिमान भी अजीब था। कल रात खुद अपनी बीवी कोस रहा था तो उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन किसी बाहर वाले ने उसकी बीवी पर उंगली उठाई तो उसका खून खोल गया। कांस्टेबल ने जैसे तैसे अभिमान को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। करीब 1 घंटे बाद अभिमान लॉकअप में बंद था और बाहर इंस्पेक्टर अभिमान को देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और एक दूसरी तरफ चला गया और फिर फोन रिसीव करता हुआ बोला, काम हो गया, आपका पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। चैप्टर 554 गुस्से लक्ष्मण का राम बनना है। दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, अंडरस्को पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि इसका बाप इसे बचाने आए, इसे अच्छे से सबक सिखा देना। इंस्पेक्टर बोला, अंडरस्को मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ट्रांसफर करवा कर ऐसे ही आ गया, अच्छे से जानता हूँ। शिवाय रघुवंशी चीज क्या है, उसके बेटे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी और तुम्हारी डील बस इतनी हुई थी कि मैं इसे लॉकअप में बंद कर दूं और मैंने इसे बंद कर दिया। अब चुपचाप पैसे निकालो, वरना जो इल्जाम मैंने अभिमान पर लगाया है उस इल्जाम को ट्रांसफर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो क्या है ना ट्रांसफर होने की और ट्रांसफर करने की आदत पड़ गई है बलबीर चड्ढा को। दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, अंडरस्को बलबीर चड्ढा इतना हवा में नहीं उड़ते, मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ। राजस्थान के टॉप 10 बिजनेसमैन में नाम आता है मेरा। इतने से काम के तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा नहीं। चल तू एक काम कर दे, अभिमान को लॉकअप में मार दे, सुसाइड का नाम दे देना। बलबीर बोला, अंडरस्को मारने के 20 करोड़, बोलो डील मंजूर है तो, और उसके लिए भी तुम्हें 10 करोड़ रुपए अभी अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे और बाकी के 10 काम होने के बाद। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय को हराने के लिए उसे 20 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं लग रहे थे। वो बोला, अंडरस्को ठीक है डन, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। बलबीर चड्ढा हंसते हुए बोला, कच्चे काम चड्ढा नहीं करता, पहले पैसे ट्रांसफर करो, उसके बाद काम करूंगा। इतना कहकर बलबीर ने फोन कट कर दिया और लॉकअप की ओर देखा, जहां अभिमान गुमसुम सा चुपचाप खड़ा था। बलबीर बोला, आज तेरी सारी टेंशन दूर कर दूंगा अभिमान, तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से रवाना कर दूंगा। 20 करोड़ की डील बुरी तो नहीं है। दूसरी तरफ अजय ने फोन कट किया। उसके बराबर में नित्या बैठी हुई थी। नित्या बोली, अंडरस्को क्या कहा उस चड्ढा ने? अजय ने कहा, अंडरस्को 20 करोड़ में मान गया। नित्या खड़ी होकर बार काउंटर की तरफ गई और वहां से 2 ड्रिंक बनाकर लाई। उसने एक ड्रिंक अजय की तरफ बढ़ाई और बोली, अंडरस्को फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। अजय ने भी ड्रिंक ले ली और नित्या अजय के पास बैठ गई। दोनों ने ड्रिंक एंजॉय की। अजय ने गिलास टेबल पर रखा और बोला, अंडरस्को नित्या असली सेलिब्रेशन तो तब होगा जब रघुवंशी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अभिमान की मौत हुई और रघुवंशी फैमिली धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। नित्या हंसते हुए बोली, अभिमान की मौत हुई और सारा इल्जाम अनिरुद्ध पर लगेगा। रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को ही गलत समझेगी कि उनके बेटे ने अनिरुद्ध के टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर ली। कितना मजा आएगा जब रघुवंशी फैमिली अपने बेटे की लाश पर रोएगी। मैं तो अभी से ये सब सोच सोच कर खुश हो रही हूँ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी सोचता चला जा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि रघुवंशी फैमिली बर्बाद हो जाए। और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दूसरी तरफ युग ने बाइक मैंशन के बाहर रोकी और अपनी चाबी घुमाता हुआ अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने सबके चेहरे पर टेंशन देखी तो युग मन ही मन बोला, इन सबको क्या हुआ? ये लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं। फिर वो आर्या की तरफ देखकर इशारों में कुछ पूछने लगा तो आर्या ने उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा किया और युग चुपचाप आर्या के पीछे पीछे एक कमरे में चला गया। आर्या ने युग को सब कुछ बता दिया। करीब 20 मिनट बाद युग गुस्से में दांत पिसता हुआ बोला, अंडरस्को लेकिन अभिमान तो बाहर नहीं है, तो कहाँ गया वो? आर्या नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता कहाँ गया। युग ने भी गुस्से में कहा, मुझे तो समझ नहीं आता मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार अभिमान की बात तो सुननी चाहिए थी। मानता हूँ अभिमान से गलती हुई,
लेकिन आप भी जानते हो कि वो अक्कड़ में कुछ भी कर देता है। उसे समझाने की बजाय आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। मैं अभी जाकर मामू से बात करता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटा, शिवाय से टकरा गया। शिवाय ने अगले ही पल एक चांटा युग के गाल पर जड़ दिया और युग का चेहरा एक साइड हो गया। युग को कुछ समझ नहीं आया कि शिवाय ने उसे चांटा क्यों मारा। वो हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने युग का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अभिमान उदयपुर गया था न और तुझे पता था, लेकिन तूने किसी को नहीं बताया। युग नजरें नीचे करके खड़ा हो गया। शिवाय ने अगले ही पल युग के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, क्यों नहीं बताया कि उसके किसी दोस्त की मौत हो गई और वो उसकी चिता को अग्नि देने गया है, क्यों नहीं बताया। युग धीरे से बोला, को उसी ने मना किया था, उसने कहा था कि किसी को बताना मत। शिवाय ने अगले ही पल युग की बाजू पकड़कर उसे धक्का दिया और युग 2 कदम पीछे को हो गया। शिवाय ने उसे उंगली दिखाकर कहा, को वो कहेगा कुएं में कूद जा तो तू कुएं में कूद जाएगा। युग कुछ नहीं बोला, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शिवाय ने एक चांटा युग को दिखाते हुए कहा, जैसा अभिमान वैसे उसके भाई, जी तो चाहता है कि खींचकर 2-3 थप्पड़ मार दूं। तब शायद तुम सारे भाइयों को अकल आए। सबने मिलकर मेरा खून पी रखा है। एक वो है जिसने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और एक तू है जिसने किसी को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि अभिमान के दोस्त की मौत हो गई और अभिमान उदयपुर गया था और उदयपुर जाने की वजह से इतना सब बखेड़ा हो गया। क्या लेने गया था वो उदयपुर? अब तू मुझे बताएगा या मैं खींचकर 2-3 थप्पड़ मार दूं? एक बात कान खोलकर सुन लो युग, अकेले कमरे में पीट रहे हो तो इज्जत बनी हुई है, बाहर सबके सामने मारूंगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इतना कहकर शिवाय युग की तरफ एक कदम बढ़ा तो आर्या बीच में आते हुए बोली, को इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इसने क्या किया? इसके भाई ने कहा कि किसी को मत बताओ और इसने नहीं बताया। इसने तो अपने भाई की बात ही मानी ना। शिवाय बोला, को लेकिन इसने ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो उदयपुर क्या करने गया है। दूसरी बार उदयपुर क्या करने गया था वो? छुई मुई सामने से हट जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए मुझे ये सब समेटने दो, हटो आगे से। इतना कहकर उसने आर्या की बाजू पकड़कर एक साइड की ओर युग को घूर कर देखने लगा। युग बोला, कार्तिक नाम का एक लड़का था जो स्कॉलरशिप लेकर अभिमान के साथ लंदन में पढ़ाई कर रहा था। जब दोनों वापस आए तो अभिमान ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया और कार्तिक खुद के लिए जॉब ढूंढने लगा। अभिमान ने कई बार कार्तिक को जॉब ऑफर की, लेकिन कार्तिक ने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद अभिमान को पता चला कि कार्तिक की तबीयत खराब है। अभिमान उदयपुर चला गया। वहां जाकर पता चला कि कार्तिक ने किसी लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली और उसकी एक बहन और दादी भी है। अभिमान ने उसकी बहन और दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। पहली बार तो वो कार्तिक की चिता को अग्नि देने गया था और दूसरी बार क्यों गया मुझे नहीं पता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है और इसलिए मैं चुप हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे चुप रहने की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। शिवाय ने थोड़ा सख्ती से युग से पूछा तो युग ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। शिवाय रिएक्ट करता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, को सर अभिमान को पुलिस ले गई सुभाष के कत्ल के इल्जाम में। इतना कहकर फोन जल्दी से कट हो गया। शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसकी माथे पर पसीने की 2 बूंद आ गई। उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था। उसने युग को देखा और युग 2 कदम पीछे हट गया। अभी अभी शिवाय के हाथ से थप्पड़ खाया था। शिवाय के पास जाकर रिस्क नहीं ले सकता था। शिवाय ने अपना एक हाथ बढ़ाया और युग की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत निभा लिया भाई पना। अब जरा मेरी बात कान खोलकर सुनो। जो मैं कहूँ वो करना। अगर एक काम भी इधर से उधर हुआ तो अभी तो मैंने मारा है। राजवीर को पता चल गया तो तू जानता है अपने बाप को, उसके हाथ का थप्पड़ झेल नहीं पाएगा। युग बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मामू जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा।
प्लीज पापा को मत बताना। शिवाय दांत पिसता हुआ बोला, तुम बच्चों की हरकतें तो ऐसी हैं कि तुम सबको उठाकर किसी अनाथ आश्रम में फेंकाऊं, लेकिन क्या करूं, हमारे घर के बच्चे हो ना, इसलिए कुछ कर नहीं सकता। अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तो बिना सोचे समझे बातों को छुपा लेते हो और अब मेरे सामने इनोसेंट बनकर मेरी सिंपैथी भी चाहते हो। युग बोला, बड़ी माँ के कान्हा की कसम, मुझे नहीं पता था कि मेरे चुप रहने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवाय बोला, बस बहुत हो गया, चल मेरे साथ, मैं तुझे जैसा कहूँ वैसा करना। युग बोला, अंडरस्कोप, वैसे करना क्या है? शिवाय ने कहा, पहला काम तो ये कि अभिमान के साथ साए की तरह उसके साथ रहना है, समझ गया? वो कितना भी तुझे खुद से दूर करे, तुझे उससे दूर नहीं जाना। वो रोड पर सोएगा तो तू उसके साथ रोड पर सोएगा, वो भूखा रहेगा तो तू उसके साथ भूखा रहेगा, समझ गया? युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप, जी मामू, समझ गया। और तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, ऐसे नहीं समझता, ये एक दो थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दे तो समझ जाएगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और युग को सपोर्ट करते हुए कहा, तू क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है? राजवीर भी एक अकड़ के साथ बोला, क्योंकि तूने मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। घर से निकालना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, उसे समझा सकते थे। शिवाय ने कहा, उसे समझाने का मेरा तरीका यही है। राजवीर ने भी हाथ बांधकर कहा, तो युग को समझाने का तरीका मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है। शिवाय युग के सामने आ गया और राजवीर को देखकर बोला, अंडरस्कोप, देख, युग में कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। युग ने अपने गाल पर हाथ रख लिया, एक बार अपने पापा को देखा और एक बार मामा को। ये तो वो समझ गया था कि वो दोनों के बीच में अच्छे से पीसने वाला है। लेकिन चलो, एक बात अच्छी हो गई कि शिवाय युग को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर पहले तो शिवाय ने ही युग के गाल पर चांटा जड़ा था। राजवीर बोला, ये मत सोच कि मुझे तेरे अच्छे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, सब जानता हूँ, मेरी ही औलाद है। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, तो अपनी औलाद पर भरोसा रख, तेरी औलाद तेरे जैसी ही है। सीनियर, मुझे इससे काम है, मैं इसे अपने आप समझा दूंगा। इतना कहकर वो युग की बाजू पकड़कर वहां से ले जाने लगा तो राजवीर बोला, अंडरस्कोप, और अगर ये ना समझे तो मुझे बता देना, मैं फिर अपने तरीके से समझा दूंगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और बोला, तू जाकर रूही को संभाल, रो रो कर पागल हो गई है, इसे मैं संभालता हूँ। इतना कहकर वो युग को लेकर वहां से चला गया। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, लिटिल गर्ल, इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई? आर्या बोली, मुझे क्या पता, मैं तो जब शिवाय बोलते हैं तो कानों में उंगली डाल लेती हूँ। इतना कहकर वो भी खिसक गई। राजवीर अच्छे से जानता था आर्या कभी शिवाय के खिलाफ नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं राजवीर को इस बात का प्राउड भी था। शिवाय युग को लेकर स्टडी रूम में आया। दिव्यांश वहां पहले से ही मौजूद था। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप, सीनियर को बुलाऊं? शिवाय ने कहा, अंडरस्कोप नहीं, सीनियर की जगह सीनियर का बेटा हमारे काम आएगा। शिवाय ने एक बैग निकालकर उसमें पैसे डाले और युग को पकड़ाते हुए बोला, अंडरस्कोप, सबसे पहले अपने भाई को पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। युग हैरानी से बोला, अंडरस्कोप, अभिमान पुलिस स्टेशन में है, क्यों? आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? मामू, ये तो गलत बात है। मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं जितना आप लोगों ने बना दिया। थोड़ी सी अकड़ ही तो है उसके अंदर और आप लोगों ने तो उसे रावण ही बना दिया और अब उसे छुड़वाने की बात भी कर रहे हो। शिवाय ने अपने हाथों को अपने माथे पर रख लिया और 2 उंगली से अपने माथे को रगड़ कर कहा, युग, जो कह रहा हूँ वो समझ, पैसे लेकर जा, अभिमान को वापस लेकर आ। युग बोला, अंडरस्कोप, और कहाँ लेकर आऊं? शिवाय ने कहा, मैं तुझे फोन पर बता दूंगा कहाँ लेकर जाना है, लेकिन फिलहाल तू जा। युग बोला, अंडरस्कोप, जब उसे अरेस्ट करवा ही दिया तो छुड़वाना क्यों चाहते हो? शिवाय ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया, समझ आई? अब मेरा दिमाग मत खराब कर, उसे लेकर आ जा जल्दी। युग बैग लेकर स्टडी रूम के गेट तक ही गया था कि दिव्यांश बोला, तुम्हें अपने गुस्सेल लक्ष्मण का राम बनना है, समझ गया? युग ने पलटकर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया।
चैप्टर 555 टशन ए युग। पुलिस स्टेशन में बलबीर चड्डा अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। उसके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए थे। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आई और उसने अभिमान को देखा, जो सेल में जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था। बलबीर बोला, अंडरस्कोप, चल भाई अभिमान रघुवंशी, तुझे तो आज यमलोक पहुंचा ही देता हूँ। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और सीधा अभिमान की सेल का गेट खोलकर अंदर चला गया। अभिमान ने बलबीर को देखा तो बलबीर बोला, अंडरस्कोप, चल बता तूने सुभाष को क्यों मारा। अभिमान ने कहा, मैंने कहा ना मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलबीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा घुमाते हुए कहा, अंडरस्कोप, सच सच बोल दे। अभिमान रघुवंशी, तेरा बाप तुझे बचाने नहीं आएगा और आ भी गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना तुझे पता है पुलिस वाले 3rd डिग्री कैसे देते हैं। अभिमान थोड़ा सा घबरा गया। उसे सच में लग्जरी चीजों की आदत पड़ी हुई थी। वो इतने ऐशों आराम से पला था कि खरोच भी आती थी तो उसे शिकायत होती थी। बलबीर की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी और वो ये तो मान चुका था कि अब उसके पापा उसे बचाने नहीं आएंगे, लेकिन वो कहाँ जानता था कि बच्चे बेशक माँ बाप को भूल जाए, माँ बाप कभी बच्चों को नहीं भूलते। जैसे ही शिवाई को पता चला था कि अभिमान जेल में है, उसने अपनी सारी अप्रोच लगा दी थी ताकि अभिमान जेल से बाहर आ जाए। अभिमान अपनी घबराहट को कंट्रोल करता हुआ उठ गया और पुलिस वाले को देखने लगा और उसने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्कोप, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलबीर ने फिर से अपना डंडा घुमाते हुए कहा, अंडरस्कोप, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर देना ही होगा। इतना कहकर उसने जोर से एक डंडा अभिमान के पैर पर मारा और अभिमान की चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन ठंडा इतनी जोर से था कि अभिमान को बहुत दर्द हुआ। आज से पहले उसने इतने दर्द का आभास कभी नहीं किया था। उसके मम्मी पापा ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। बलबीर बोला, अंडरस्कोप, एक ही डंडे में तेरी ये हालत है तो सोच, जब मैं तुझे इलेक्ट्रिकल शॉक दूंगा तब क्या होगा। जब मैं तेरे कपड़े उतार कर तुझ पर बैट बजाऊंगा तब क्या होगा। अपना गुनाह कबूल कर ले तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। अभिमान का डर की वजह से बुरा हाल था। उसने बलबीर को देखकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुभाष को नहीं मारा। बलबीर ने एक और डंडा अभिमान की बाजू पर मारा और इस बार अभिमान की चीख निकल गई। बलबीर ने अभिमान के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर गुस्से में कहा, तू नहीं मानेगा साले, टॉर्चर करते करते तुझे मार भी दूंगा ना तो भी तेरा बाप तुझे छुड़ाने नहीं आएगा। और तू है कि सच बोलने से डर रहा है तो मर फिर। इतना कहकर बलबीर ने अभिमान के चेहरे को छोड़ा और उसे मारने के लिए दंड उठाया ही था कि बाहर से आवाज आई, अंडरस्कोप सर, आपसे कोई मिलने आया है। बलबीर ने अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्कोप, तेरी किस्मत अच्छी है, वरना सच तो मैं 15 मिनट में उगलवा लेता हूँ। सोच ले तुझे क्या बोलना है और क्या नहीं, इतने में देखकर आता हूँ कौन आया है। बलबीर बाहर चला गया और अभिमान धड़ाम से वहीं गिर पड़ा। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या की आवाज सुनाई दी, अभिमान धीरे चलाकर तुझे लग जाएगी और अगर लग गई ना तो मैं तुझे 2 चांटे मारूंगी। अभिमान की आंखों से एक आंसू गिर गया, क्योंकि इतना तो उसे फिजिकल दर्द नहीं हो रहा था जितना मेंटली हो रहा था। उसे दर्द हो रहा था कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया, एक बार सफाई का मौका नहीं दिया और यही सब याद करके अभिमान अंदर ही अंदर टूट रहा था। बलबीर बाहर आया तो सामने युग पैसों का बैग लेकर खड़ा हुआ था। शिवाय ने पहले ही युग को समझा दिया था कि बलबीर से कैसे डील करनी है, क्योंकि शिवाय ने बलबीर की कुंडली पहले ही निकलवा ली थी। वो अच्छे से जानता था कि युग अगर उससे प्यार से तमीज से बात करेगा तो बलबीर उसे कभी भी सीरियस नहीं लेगा। इसीलिए उसने युग को बहुत एटीट्यूड के साथ बात करने के लिए कहा था। युग उसके अंदर एटीट्यूड नहीं था, वो था तो अपने पापा जैसा ही, लेकिन सीरियसनेस अपने पापा जितनी ही थी। उसने पैसों का बैग टेबल पर
रखा और बोला, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी होंगे। बलवीर बोला, तुम्हें मैं रिश्वत लेने वाला ऑफिसर लगता हूँ। युग बहुत अकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा और फिर मन ही मन कहा, मैं लग रहा हूँ ना साउथ इंडियन हीरो जैसा। हाँ लग रहा हूँ, चल अपना दूसरा डायलॉग बोल। उसने बड़े स्टाइल से बलवीर को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडरस्कोप चड्डा, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ जाता है ना तो बंदा उठाता नहीं है, उठ जाता है। और रही बात रिश्वत लेने वाली, तो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारे घर का खर्च रिश्वत से ही चलता है। अब चुपचाप ये पैसे पकड़ो और मेरे भाई को बाहर निकालो। बलवीर ने भी हाथ बांधकर पूरी अकड़ के साथ कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाला, उस पर खून का इल्जाम है। युग बोला, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बलवीर मन ही मन बोला, अंडरस्कोप, इसके थोड़े से पैसों के लिए मैं 10 करोड़ की डील तो नहीं छोड़ सकता। युग बोला, क्या सोच रहा है चड्डा, जज ऑर्डर करता रहेगा और तो पीटता रहेगा। मेरे भाई को छोड़ दे वरना ये पैसे भी जाएंगे और अपने भाई को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बलवीर युग को देख रहा था और शायद मन ही मन कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इतने में युग ने जो ब्लूटूथ कान में लगाया था उसमें से शिवाय की आवाज आई, अंडरस्कोप खड़ा हो और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक पंच जड़। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग देखने में शरीर से काफी मजबूत था, लेकिन बलवीर थोड़ा ज्यादा मजबूत था। युग ने बहुत धीरे से कहा, मामू ये क्या करवा रहे हो? पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पर हाथ उठाऊंगा तो ये मुझे भी अंदर डाल देगा। शिवाय बोला, मैंने जो कहा है कर, उसके मुंह पर एक खींचकर पंच मार और वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। युग ने कहा, अंडरस्कोप मामू मुझे डर लग रहा है। शिवाय बोला, युग अगर तूने उसे नहीं मारा तो मैं तुझे मारूंगा। अभी अभी तूने चड्डा को डायलॉग मारे ना, अब उन डायलॉग पर अमल कर, खड़ा हो और सीधा इसके मुंह पर पंच जड़ दे। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपने कॉलर ठीक किए और फिर बलवीर को देखने लगा। बलवीर बोला, मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा, अब तू अपना ये बैग उठा और जा, वरना रिश्वत देने के जाल में तुझे भी अंदर कर दूंगा। बलवीर ने इतना ही कहा था कि युग ने पंच बनाकर खींचकर इसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और बलवीर सीधा अपनी टेबल पर जाकर गिरा। उसने गुस्से में पलटकर युग को देखा तो युग अपना गट्टा कलाई घुमाने लगा। बलवीर ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोप तेरी तो। उसने इतना ही कहा था कि फोन बजने लगा। बलवीर ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, तुमने किसी अरेस्ट किया है? जानते हो ना कौन है वो? शिवाय रघुवंशी का बेटा है। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो रिजाइन दे दो, लेकिन मुझे प्यारी है। इतने पावरफुल आदमी के बेटे को उठाने से पहले मुझसे पूछा था और अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास। चुपचाप उसे छोड़ दो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बलवीर अब जाकर थोड़ा कंट्रोल में आया। वो बोला, सर उसने सुभाष का खून किया है, वो एक खूनी है। सामने से आवाज आई, अंडरस्कोप ये केस मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, मैं अपने आप देख लूंगा कि उसने किसका खून किया है और किसका नहीं। उसे चुपचाप छोड़ दो। अगर शिवाय रघुवंशी का सटक गई ना तो तुम्हें रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार देगा। खुद तो तुम मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे, छोड़ो उसे। बलवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसके हाथ से डील निकलती जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा। उसने युग को देखकर कहा, अंडरस्कोप ठीक है, मैं ये पैसे रखकर तुम्हारे भाई को दे रहा हूँ। बलवीर बैग को हाथ लगाता उससे पहले ही युग ने उस बैग को उठा लिया और चड्डा को देखकर कहा, लगता है एक थप्पड़ खाकर तुम्हें अक्ल नहीं आई, दूसरा मारूं। निकाल मेरे भाई को। बलवीर हाथ मलता रह गया। उसके हाथ से पैसे भी गए और 10 करोड़ की डील भी, और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अजय ओबरॉय के पैसे वापस कैसे करेगा। फिर उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, निकाल कर लाओ उसे। कांस्टेबल थोड़ी ही देर में अभिमान को लेकर आ गया। युग ने अभिमान को देखा तो भावुक हो गया। उसने अभिमान को हमेशा अकड़ी हुए ही देखा था। अभी कल ही तो दोनों बैठकर मीटिंग कर रहे थे और आज अभिमान इस हालत में पहुंच गया था, वो भी बस एक रात की वजह से, वो भी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से।
युग से रहा नहीं गया, उसने 2 कदम आगे बढ़कर अभिमान को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अंडस्को, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। अभिमान ने धीरे से भरे गले से कहा, अंडस्को, उसने मुझे 2 डंडे मारे। युग को गुस्सा आ गया, वो अभिमान से दूर हुआ और तभी ब्लूटूथ से आवाज आई, अंडस्को, इंस्पेक्टर को मैं देख लूंगा, तू निकल, ज्यादा राजवीर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन युग ने ब्लूटूथ कान से निकाल दिया और अपनी जेब में रख लिया और सीधा बलवीर के सामने गया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और फिर उंगली दिखाकर बोला, मेरी और मेरे भाई की शक्ल देख लो, अगर हम कहीं दिख जाए ना तो अपना रास्ता बदल लेना, वरना जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने बैग उठाया, अभिमान की बाजू पकड़ी और पुलिस स्टेशन से चला गया। अभिमान की हालत बहुत बुरी थी। युग ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पुलिस स्टेशन के बाहर एक और गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से शिवाय, दिव्यांश और राजवीर बाहर निकले। बाहर निकलते ही शिवाय ने राजवीर से कहा, तेरा बेटा तुझ पर गया है, मानता नहीं है। राजवीर बोला, अंडस्को, उसने जो किया सही किया, इंस्पेक्टर को उसकी औकात पता होनी चाहिए। तीनों ही एटीट्यूड में पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। शिवाय ने एक कुर्सी पर पैर मारा और वो कुर्सी खिसकती हुई दिव्यांश के पास गई। शिवाय बोला, बैठ जा, मैं अकेला ही काफी हूँ। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अंडस्को, नहीं, दोनों मिलकर मारेंगे, अकेला तू क्यों मारेगा। फिर उसने सीनियर को देखा और सीनियर ने कंधे उचकाकर कहा, तो क्या मैं बुढ़ा हो गया, मैं भी मार सकता हूँ, देखा नहीं मेरा बेटा कैसे बैंड बजा कर गया है। उन तीनों की बात सुनकर बलवीर चड्डा अपना सलाइवा गटकने लगा। शिवाय अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बलवीर चड्डा के सामने गया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग खड़े थे वो सब बलवीर को देखने लगे। शिवाय ने बलवीर की आंखों में देखकर कहा, अंडस्को, क्या सोचकर मेरे बेटे को मारा, क्या सोचकर मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तुझे क्या लगा 2 शेरों के बीच लड़ाई होगी और कुत्ते फायदा उठा लेंगे। मेरा बेटा अभी मेंटली अपसेट है, वरना तू तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है, चल दिखा कितने हाथ चलते हैं तेरे। इतना कहकर उसने एक और पंच बलवीर के मुंह पर जड़ दिया। वहां खड़े सारे पुलिस वाले नजारे देख रहे थे, किसी की भी हिम्मत शिवाय को रोकने की नहीं थी। शिवाय एक और पंच बलवीर को मारता उससे पहले ही राजवीर बोला, अंडस्को, यार यहाँ क्यों इसे पीट रहा है। तू संविधान को नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ, इसे लेकर चल, इसे अपनी पुरानी वाली जगह ही ले जाकर खातिरदारी करते हैं। बहुत हाथ चलते हैं ना इसके, बहुत पैसे लेने वाला बन रहा है ना, ये पैसे लेकर पुलिस स्टेशन में किसी को भी मार देता है ना, इसकी सारी अकड़ वही निकालते हैं। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सही कहा सीनियर, इसका भी हिसाब किताब वही करते हैं। बलवीर बहुत हैरान था। उसने अपनी पुलिस की ड्यूटी में बहुत गंदे गंदे काम किए थे, बहुत रिश्वत खाई थी, लेकिन आज से पहले वो शिवाय जैसे इंसान से टकराया नहीं था और अब शायद उसके बाप का घड़ा भर गया था, इसलिए वो शिवाय से टकरा गया और अब शिवाय तो उसे ऊपर पहुंचाकर ही मानता। दिव्यांश ने बलवीर की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आया और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और फिर गन निकालकर उसे दिखाता हुआ बोला, अंडस्को, ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो यही मार दूंगा, हमारी पावर इतनी है कि कोई हमें कुछ नहीं करेगा।